हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इसका है कंसंट्रेशन टर्म्स। सो बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। बेटा, कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है सोल्यूशन की, है ना। और सोल्यूशन कैसे बनता है बेटा? बनता है जब हम सोल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स करते हैं, है ना। यानी कि सॉल्वेंट हो हमारे पास और सोल्यूट हो, और सोल्यूट जो होगा जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो हमें मिल जाएगा सोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सोल्यूशन बनाते हैं, और जहां पर भी एक्वस सोल्यूशन की बात आएगी वहां पर बेटा जो सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज वाटर ही होगा। क्या होगा? वाटर हो गया। तो सोल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब कंसंट्रेशन को समझते हैं हम। बेटा, कंसंट्रेशन तब हमें पता चलती है जब हम किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, है ना। किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें तब पता चलेगी जब हम किसी भी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। सपोज यहां पर एक हमने ये कंटेनर ले लिया, है ना। इसको समझते हैं। एक यहाँ पे हमने ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट लिया 1 लीटर, है ना। क्या ले लिया? 1 लीटर यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है। अब क्या करें कि इसमें हम 250 ग्राम शुगर, 250 ग्राम, है ना, शुगर जो है उसको डिसॉल्व कर दें। तो जैसे ही इस 1 लीटर सॉल्वेंट में 250 ग्राम शुगर को हम डिसॉल्व करेंगे तो शुगर क्या होगी? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। और हमें जो मिलेगा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कंसंट्रेशन जो इस सॉल्यूशन की होगी उसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकला कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या किया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने लिया है, उसको हमने गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तो ये हमारी क्या हो गई? इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई, जिसे हम ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर बेटा जो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given volume of solvent और solution। ये बेटा हो गई इसकी डेफिनेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी गिवन सब्सटेंस के अमाउंट को जब हम क्या करेंगे? गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, और वो सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम डिफरेंट वेज में फाइंड करते हैं, यानी कि डिफरेंट मेथड से हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, और जिन मेथड से हम कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं वो हमारे होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट टर्म जो है बेटा हमारा वो है मोलैरिटी, है ना। वो क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, या फिर हम ये कहें कि कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी टर्म यूज होंगे वो सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं और इजिली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यहां पर हमने क्या लिया? 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया। ठीक। अब इस 1 लीटर सोल्यूशन में जो हम डिसॉल्व करेंगे वो होंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन।
तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बेटा यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, तो जो इसकी यूनिट होगी वो बनेगी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर होगी, है ना। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो गई, या फिर हम मोलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोलर। ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल M से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। कितने सोल्यूशन में कर रहे हैं डिसॉल्व, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहां क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हम इसका फॉर्मूला इजिली फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो बेटा मोलरिटी इक्वल टू जो होगा, बेटा नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V जो होगा वो किसमें होगा, लीटर में होगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा वो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर इस N की जगह पे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास को यूज करें तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलेगा बेटा वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और वो भी किसमें, लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी का, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज करके भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। हमने क्या किया, वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास मोलरिटी के 3 फॉर्मूले हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बेटा हमारा वो है नॉर्मेलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, है ना। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी को बेटा अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए भी हम एक डायग्राम ले लेते हैं। उस डायग्राम की हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर भी हमने 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया, और इस 1 लीटर सोल्यूशन में अब हम डिसॉल्व करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो जब बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसकी नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि डेफिनेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर बेटा अब नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होगी वो यूनिट हमारी क्या निकल के आएगी, हमने क्या लिया है, ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं, है ना। क्या लिया है, ग्राम इक्विवेलेंट, और किसमें डिसॉल्व किया है, पर लीटर सोल्यूशन में। या फिर हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, तो कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के, है ना। तो सिंस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास यूज कर सकते हैं। अब ये मास जो है इसे हम रिप्रेजेंट किससे कर लें, W से, और इक्विवेलेंट मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर लें, कैपिटल E से। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो क्या होगा, मास
अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सॉरी बेटा, यहां पर मोलर मास यूज नहीं होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास यूज होता है। हाँ? तो यहां पर हम इक्विवेलेंट मास कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब हम बेटा जब मोलरिटी पढ़ लिए, नॉर्मेलिटी पढ़ लिए, तो यहां पर रिलेशनशिप की बात आती है, तो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो यहां बेटा जो रिलेशन होती है मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी की, वो क्या होती है? तो रिलेशन में अगर हम नॉर्मेलिटी को फाइंड करें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। इस फॉर्मूले से हम कभी किसी क्वेश्चन में अगर मोलरिटी गिवन है और हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो बेटा एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो एन फैक्टर होता है बेटा किसी एसिड की बेसिसिटी या फिर किसी बेस की एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो होती है उसे हम एन फैक्टर कहते हैं। यहां पर कुछ और फॉर्मूले भी हैं जिनकी हेल्प से हम मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं कि अगर हमें मोलरिटी फाइंड करनी है ना, क्या फाइंड करनी है? मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है परसेंट बाई मास। क्या होता है? परसेंट बाई मास इंटू डी इंटू 10, टू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी कब? जब क्वेश्चन में परसेंट बाई मास या परसेंट बाई वेट हमें वैल्यू गिवन हो। और अगर नॉर्मेलिटी हमें फाइंड करनी है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? परसेंट बाई मास इंटू डी इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास जो होता है बेटा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला जो होता है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी या फिर हम कहें एन फैक्टर। तो ये अदर फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हमारी क्या है? मोलैलिटी है। क्या है? मोलैलिटी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो मोलैलिटी है उसके लिए भी हम यहाँ पर एक डायग्राम लेते हैं और उस डायग्राम की हेल्प से इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, एक ये कंटेनर लिया और इसमें हमने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया, 1 kg सॉल्वेंट। जबकि मोलैरिटी में क्या करते थे? 1 लीटर सोल्यूशन लेते थे, है ना। अब इस 1 kg सॉल्वेंट में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर देना है। क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं उनको हमें इसमें डिसॉल्व कर देना है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent is known as molality। क्लियर हो गया? तो यहां जो इसकी यूनिट होगी बेटा वो यूनिट क्या होगी? यहां पर डिसॉल्व हमने क्या किए हैं? मोल किए हैं। किस में किए हैं? 1 kg में, तो मोल पर kg। या फिर हम और करके इसको मोलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल। तो हम लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो मोलैलिटी को बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां बेटा मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किसमें? केजी में, है ना, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम नहीं है, क्या है? वेट है।
मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो भी किसमें, केजी में। सिंस बच्चों आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो फिर अब हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स के पर गिवन मास अपॉन मोलर मास को यूज कर लें। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये 3 फॉर्मूले हमें यहाँ मोलैलिटी के मिल गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी को भी यूज करोगे, आपको क्वेश्चन का आंसर फाइनली मिल जाएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बेटा वो है हमारी मोल फ्रैक्शन, है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कुछ इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक्स के जैसा दिखता है, बट ये एक्स होता नहीं है ना। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, उसे समझते हैं। इसको भी हम एक डायग्राम की ही हेल्प से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इतना अच्छे से क्लियर होगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं इसको, है ना। यहाँ पर बेटा हमने क्या लिए, 2 सब्सटेंस लिए, एक ए लिया और एक बी, ठीक है ना। और ए के जो मोल्स होंगे क्या होंगे, उसे हमने Na ले लिया, और बी के मोल्स को हमने क्या ले लिया, Nb ले लिया। अब इसके डेफिनेशन को समझो। यहाँ पर ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स ए है और बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स बी है। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है बेटा वो एक रेशियो होता है। किसका रेशियो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, है ना, जैसे कि ए या फिर बी, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। यानी कि अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ए के मोल को हम ए प्लस बी दोनों के टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन लिखते हैं पहले, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ substance divided by total number of moles of substances, है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी कि अगर हमें ए के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी के लिए अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, तो एन टोटल कैसे निकलेंगे, ये आपको पता चल गया कि एन टोटल इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी होता है ना। और बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू होता है 1 के। तो इन केस अगर क्वेश्चन में कभी मोल फ्रैक्शन ए के गिवन है और बी के फाइंड करने हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक्स बी इक्वल टू कर देंगे 1 माइनस एक्स ए, है ना, यानी कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और कभी मोल फ्रैक्शन ए का फाइंड करना है, बी गिवन है, तो क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होने वाला ही नहीं है। ये बेटा हमारा 4th कंसंट्रेशन टर्म्स था जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा जब हमने मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है तो यहां पर हम मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होती है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर हमें मोल फ्रैक्शन गिवन होता है और हमें मोलैलिटी फाइंड करनी होती है ना। तो यहां पर हम करने वाले हैं अब रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेटा क्या होगी रिलेशनशिप, है ना, वो देखते हैं। तो बेटा मोलैलिटी इक्वल टू होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए, ठीक है ना। अब यहां पर जो बेटा एक्स बी है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। यहाँ पे एक्स बी जो हमने लिखा है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और एम ए जो है वो क्या है बेटा, वो है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एम ए जो है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन होता है एक्वस सोल्यूशन में, वाटर होता है। यानी कि ये हमारा जो है ये किसका है, वाटर का है। क्लियर हो गया। तो कभी भी इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और आपको इजिली आंसर उसका मिल जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी बेटा फिफ्थ, वो है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। क्या होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, इट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 10⁶ cc ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि अगर हमें पीपीएम कैलकुलेट करना है पार्ट्स पर मिलियन, वो भी कैसा, वेट बाय वेट, है ना। तो यहां जो फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा वो होगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी किसमें होगा, ग्राम में, और ये इनटू होगा किसके, 10⁶ के। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है बेटा हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे इन कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। यहां पर हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं और अब हम क्या करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इनके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5.85 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सो दैट नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.1 नॉर्मल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बेटा डाटा कौन सा गिवन है, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं, देन हमें आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा और क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, कितनी है, 0.1 है। और मास ऑफ सोल्यूट जो है यानी कि गिवन मास हमारा जो है वो 5.85 ग्राम है। और मोलर मास जो होता है बेटा NaCl का वो हमारा कितना होता है, 58.5 होता है। कितना होता है, 58.5, क्योंकि सोडियम का 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो मोलर मास हमें NaCl का पता चल जाएगा। और यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये हमें डाटा मिल गया बेटा। अब क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, वेट गिवन है, इक्विवेलेंट मास हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है बेटा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी। तो बेटा NaCl जो होता है वो कैसा होता है, मोनोवैलेंट होता है। तो इसका जो मोलर मास है उसको जब हम, मोनोवैलेंट है इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना आएगा, 58.5 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, मास कितना है 5.85 ग्राम, इक्विवेलेंट मास हमारा कितना आया 58.5, और वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, 5.85 अपॉन 0.1
इंटू 58.5। अब इसको जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर तो 5.85 हो गया और नीचे जो वैल्यू आई वो भी कितनी हो गई 5.85। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 लीटर यहाँ पर क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी था। हमने डाटा फाइंड किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइनल आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 13% H2SO4 बाय मास and its density is 1.02 gram per ml. Calculate the molarity and normality of this sample. यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक सैंपल गिवन है जिसमें 13% H2SO4 बाई मास है। तो बेटा परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, 100 में। सपोज मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, सपोज मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 13%, यानी यहां पर जो मास ऑफ सोल्यूट है ना, तो सोल्यूट का वेट कितना गिवन है, सोल्यूट का जो वेट है वो यहां पर है 13%, दैट मीन्स 13 ग्राम। ओके बेटा, कितना गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर हम सोल्यूशन के वेट से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। तो 100 माइनस 13 इक्वल टू 87 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन हमने सपोज किया था कितना 100 ग्राम है और सोल्यूट 13% था तो 13 ग्राम हो गया। अब हमने क्या किया कि सोल्यूशन के वेट से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 87 ग्राम। और यहां पर डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा, 1.02 ग्राम पर ml, ये डाटा हमें गिवन है। तो इस डाटे की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूट का वेट भी है, सॉल्वेंट का वेट भी है, तो मोलैलिटी तो हम पहले इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोलर मास जो H2SO4 का होगा वो 98 होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वैल्यू क्या है स्मॉल w की 13 है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना हो गया 98 इंटू क्या हुआ 87, है ना। सारी वैल्यू ऐसी हैं जो इजिली डिवाइड ना हो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 13 को 1000 से करते हैं तो ये हो गया 13,000 और ये 98 इंटू 87 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 2 और 5 और 8, आप चेक करना, ठीक है। 8526 आएगा। अब 8526 8000 है और ऊपर 13,000 है तो 1 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 1, फिर पॉइंट और फिर 52 अप्रॉक्स, ये इसकी क्या आ जाएगी मोलैलिटी आ जाएगी। अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है अप्लाई कर दो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या गिवन है हमें, डेंसिटी गिवन है, कितनी है 1.02 है, इक्वल टू निकालना क्या है वॉल्यूम, मास कितना सोल्यूशन का है 100 ग्राम, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन v। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा 100 बाई 1.02, ये 9 टाइम जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 98.03 ml। ये बेटा हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें। तो सोल्यूट का मास कितना है 13 है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना होगा H2SO4 का 98 इनटू वॉल्यूम कितना फाइंड किया है 98.03। ये वैल्यू भी इजिली कटने वाली नहीं है। सो हमने क्या किया 13 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया और 98 को 98.03 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 4
3 3 6 9 और यहाँ पे पॉइंट, ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, आप लोग भी अपनी नोटबुक ले लो, पेन ले लो और मेरे साथ साथ बैठो और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 13,000 है और नीचे क्या है 9633.4 है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव किया और यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज कर लिया। अब जब इसको सॉल्व करें तो ये कितना है 1,30,000 और ये कितना है 96,334, मीन्स 1 टाइम चला जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1.35। ये हमने मोलैरिटी फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को ही हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब क्या होगा, अब हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन ml। बट यहाँ वैल्यू ऐसी है जो कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। एक रिलेशन हमने पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता था, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो यहाँ H2SO4 है, डाईवैलेंट है, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2 हो गई और मोलैरिटी हमारी कितनी आई है 1.35। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 2.7 और ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, है ना, ऑफ 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। तो द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन 1.84 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा, डेंसिटी दी गई है हमें और क्या दिया हुआ है, सोल्यूट का वेट 93% है, परसेंटेज 100 में कैलकुलेट करते हैं तो सोल्यूट का वेट कितना हो गया 93 ग्राम हो गया। और हमें चाहिए क्या, सॉल्वेंट का वेट चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करनी है मोलैलिटी, है ना। तो सोल्यूट का जो वेट हुआ यहाँ पे, सोल्यूट का वेट कितना है 93% है और 93% का मीन क्या हुआ 93 ग्राम। डेंसिटी यहाँ पे कितनी है बेटा 1.84 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन गिवन है, कितना 1 लीटर सोल्यूशन गिवन है और 1 लीटर सोल्यूशन का मीन क्या हुआ 1000 ml। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें सॉल्वेंट के वेट की रिक्वायरमेंट है हमें। तो सॉल्वेंट का वेट जब वेट बाय वॉल्यूम होता है तो 1000 ml में होता है और दिया भी हुआ इसमें। तो ये जो सोल्यूट का वेट है ये 93 जो है उसको भी हम 100 के कंपैरिजन में ना करके 1000 के कंपैरिजन में करें तो जो एक्चुअल वेट आएगा, एक्चुअल वेट जो हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है, सोल्यूट का, वो यूज करेंगे हम बेटा 93 इंटू 10 930 ग्राम, कितना 930 ग्राम। और यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है तो उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम जब ना गिवन हो, और जब मास ना गिवन हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मास कैलकुलेट करें पहले, मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, मास ऑफ सोल्यूशन। जब तक सोल्यूशन का मास फाइंड नहीं करोगे तब तक सॉल्वेंट नहीं आएगा ना। मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 1.84 है और वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दे रखा है ये V 1 लीटर या 1000 ml, तो ये कितना हो गया 1840 हो गया, है ना। अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, मास ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसमें से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट 910 ग्राम फाइंड हो जाता है। क्लियर हो गया, क्या गिवन था 93% H2SO4 गिवन था, बट ये क्या था वेट बाय वॉल्यूम था, है ना, और वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम कितना गिवन था 1 लीटर और डेंसिटी गिवन थी। तो सोल्यूट अकॉर्डिंग 100% में 93 ग्राम हो गया, बट 1 लीटर वॉल्यूम गिवन है इसलिए जो एक्चुअल वेट हुआ सोल्यूट का वो 930 ग्राम हो गया।
और जब 930 ग्राम सोल्यूट का वेट हो गया, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मास ऑफ सोल्यूशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मास ऑफ सोल्यूशन से मास ऑफ सोल्यूट हमने माइनस कर दिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया। क्लियर हो गया बेटा। अब हम मोलैलिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास हमारा यहाँ कितना हो गया, 93 या 930 सॉरी 1000। मोलर मास 98 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 910। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 93,000 और एक जीरो और ऐड हो जाएगा क्योंकि 3140 है, तो 93,000 और एक जीरो और ऐड कर लिया। और ये 98 को 910 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 89180 आएगा। ठीक है, अब ये 89,000 है और ये कितना है 9,30,000। ठीक है, तो 89,000 है, 10 टाइम चला जाएगा तो 10.42 ये इसकी बेटा क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन रेक्टिफाइड स्पिरिट विच कंटेन्स 95% इथेनॉल मास। यहाँ पे बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वो भी इथेनॉल का भी और वाटर का भी। और यहाँ पर इथेनॉल कितना दिया है 95%, तो 95% का मीन क्या हुआ बेटा कि जो यहाँ पर इथेनॉल गिवन है वो हमारा कितना है 95 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज 100 में कैलकुलेट होती है। फिर अब वाटर का मास भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो मास ऑफ वाटर जो होगा, मास ऑफ वाटर जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा बेटा 100 माइनस 95 और ये हमें मिल जाएगा कितना 5 ग्राम। यहाँ पर हमने मास फाइंड कर लिए। अब जब मास फाइंड कर लिए हमने दोनों के, एक का तो हमें गिवन था, दूसरे का हमें फाइंड करना था, तो फिर यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले हम इथेनॉल के फाइंड करते हैं, NC2H5OH इक्वल टू क्या होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 95 है, मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46 होता है। और इसको बेटा आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.06 मोल, इसके मोल आ गए। अब यहाँ पर क्या करो कि NH2O भी फाइंड कर लो। तो NH2O जो होगा वो भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.27। दोनों के मोल्स आ गए, तो फिर टोटल मोल्स निकाल लें, है ना। तो N टोटल कितना हो जाएगा 2.06 प्लस 0.27 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 2.33। इतना क्लियर हो गया। अब इनके मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, पहले हम इथेनॉल का फाइंड करते हैं, तो क्या होगा NC2H5OH अपॉन N टोटल, है ना। तो NC2H5OH कितना आया है बेटा 2.06 आया है। कितने मोल आए हैं 2.06 और इसे हम 2.33 से क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 0.884, यानी कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहां से हम वाटर का भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा NH2O अपॉन N टोटल। तो NH2O कितना है बेटा हमारा, NH2O कितना है 0.27, तो यहाँ पर क्या करो 0.27 और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से। तो टोटल मोल हमारे कितने हैं 2.33, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा बेटा वो होगा 0.115। इस तरह से हम यहाँ पर इथेनॉल और वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन को सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये देखो कि जब हम मोल फ्रैक्शन कर रहे थे उस समय हमने ये बताया था कि जब A और B दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पर 0.884 प्लस 0.115 को अगर हम ऐड करें तो अप्रॉक्स वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर हो गया। तो ये थे बेटा हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये टर्म्स और क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना